हेलो एवरीवन। लास्ट क्लास में अपन ने पढ़ा था कंपोनेंट ऑफ द सेल, ठीक है। तो उसका एक पूरा चार्ट है जो हम आज डिस्कस करते हैं कि कंपोनेंट ऑफ द सेल के अंदर क्या क्या चीज़ें आती है। तीन मेन चीज़ें मैंने आपको बताई थी। एक था सेल कोट, उसके बाद था न्यूक्लियस और तीसरा था सेल साइटोप्लाज्म, ठीक है। तो आज हमारे पास एक क्लासिफिकेशन है, हम उसको पढ़ेंगे। सबसे पहले यहाँ पे मैं ऊपर लिखूँगी प्लांट सेल, ठीक है, क्योंकि प्लांट सेल के अंदर एक एक्स्ट्रा चीज़ होती है जिसको बोलते हैं सेल वॉल, ठीक है, जो सेल कोट के अंदर आती है। मैंने आपको कल भी बताया था कि सेल कोट के अंदर दो चीज़ें होती है, सेल वॉल होती है और सेल मेम्ब्रेन होती है, ठीक है। तो सेल वॉल सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल में होती है, इसीलिए मैंने सबसे ऊपर यहाँ पे प्लांट सेल लिखा है और इधर सेल वॉल लिखा है, ठीक है। और प्रोटोप्लास्ट, ठीक है, यानी कि सेल के सेल मेम्ब्रेन से अगर सेल वॉल हटा दोगे तो वो बन जाएगी प्रोटोप्लास्ट, ठीक है। यानी कि प्रोटोप्लास्ट के अंदर आएगा सेल मेम्ब्रेन एंड प्रोटोप्लाज्म, ठीक है। यानी कि अब क्या हो गया है, सेल मेम्ब्रेन और प्रोटोप्लाज्म, जो सेल के अंदर की जितनी भी चीज़ें हैं, साइटोप्लाज्म है, ऑर्गेनल्स है, न्यूक्लियस है, ये सारी चीज़ें आ जाएंगी किसके अंदर, प्रोटोप्लाज्म में, ठीक है। अब इसके ऊपर अगर एक बाहर एक कवरिंग लगा देंगे अपन तो दैट इज सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। सेल मेम्ब्रेन और प्लस प्रोटोप्लाज्म को मिला के बन जाएगा प्रोटोप्लास्ट, और आप प्रोटोप्लास्ट में भी अगर सेल वॉल ऐड हो जाएगी तो वो बन जाएगा एक पूरा प्लांट सेल, ठीक है। तो सेल मेम्ब्रेन तो हमें पता ही है, इसको हमें अलग से पढ़ना है। अब यहाँ पर प्रोटोप्लाज्म का अगर मैं डिवीजन करूँ तो यहाँ पर होगा न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म, ठीक है। अब यहाँ पर भी दो पार्ट में डिवाइड हो गया है, न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म, ठीक है। अब न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म के अंदर, अब साइटोप्लाज्म का डिवीजन करना है तो साइटोप्लाज्म के अंदर भी हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक है साइटोप्लाज्मिक इंक्लूजन, दूसरा ठीक है। अब ये सब कैसे डिवीजन हो रहा है, सपोज ये एक प्लांट सेल है, सॉरी एनिमल सेल है और इसमें ये न्यूक्लियस है, ठीक है। तो ये हो गई सेल मेम्ब्रेन, ये हो गया न्यूक्लियस और यहाँ पर पूरे में है साइटोप्लाज्म, ठीक है। तो सेल मेम्ब्रेन प्लस प्रोटोप्लाज्म, अंदर वाली सारी चीज़ें हैं न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म, ठीक है। ये दोनों मिलके क्या बनाएगा, प्रोटोप्लाज्म। अगर इस प्रोटोप्लाज्म में सेल मेम्ब्रेन भी मैं प्लस कर दूंगी तो वो बनेगा प्रोटोप्लास्ट, और इस प्रोटोप्लास्ट के बाहर भी अगर सेल वॉल होगी तो वो बन जाएगा प्लांट सेल, ठीक है। अब साइटोप्लाज्मिक इंक्लूजन, यानी कि जो साइटोप्लाज्म है, यहाँ पे जो जेली लाइक स्ट्रक्चर है, अब इस जेली लाइक स्ट्रक्चर के अंदर और ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं। सेल के अंदर बहुत सारे स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। सपोज ये माइटोकॉन्ड्रिया है, ये एंडोप्लाज्मिक रेडिक्यूलम है, ये न्यूक्लियस है, गोल्जी बॉडी है, ठीक है। बहुत सारे ऑर्गेनल्स यहाँ पे प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है। अब इन ऑर्गेनल्स के अलावा भी जो यहाँ पर लिक्विड जेल लाइक स्ट्रक्चर बचेगा उसको कहते हैं हैलोप्लाज्म, और जो अदर ऑर्गेनल्स हैं यहाँ पर, जो सॉलिड स्ट्रक्चर्स यहाँ पर इसमें प्रेजेंट हैं, उनको बोलेंगे साइटोप्लाज्मिक इंक्लूजन, ठीक है। अब हैलोप्लाज्म या फिर साइटोसोल, ठीक है, दो नाम है, ये दोनों यहाँ पर प्रेजेंट रहेंगे, ठीक है। अब साइटोप्लाज्मिक इंक्लूजन में भी दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। कुछ साइटोप्लाज्मिक इंक्लूजन होते हैं लिविंग और कुछ साइटोप्लाज्मिक इंक्लूजन होते हैं नॉन लिविंग, ठीक है, और कुछ होते हैं नॉन लिविंग, ठीक है। अब इसके बाद जो लिविंग है उनको नाम दिया गया है सेल ऑर्गेनल, और जो नॉन लिविंग है उनको नाम दिया गया है एर्गास्टिक बॉडीज, ठीक है। लिविंग और नॉन लिविंग इसलिए कहा गया है कि सेल ऑर्गेनल के जो लिविंग पार्ट है, यानी कि जो लिविंग फंक्शन कर रहे हैं, सपोज जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो प्रोटीन बना रहा है तो एक लिविंग बायोमोलिक्यूल है ये, ठीक है। गोल्जी बॉडीज जो है वो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल फॉर्म कर रहा है,
माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी बना रहा है। तो ये सब क्या है, लिविंग मॉलिक्यूल्स हैं, जो कि कौन बनाता है, लिविंग बायोमॉलिक्यूल्स हैं जो कि बनते हैं इन ऑर्गेनल्स के थ्रू, इसीलिए इनको लिविंग जो पार्ट है उनको सेल ऑर्गेनल कहा जाता है। जो नॉन लिविंग पार्ट है यानी कि ये ऐसा कोई बायोमॉलिक्यूल का फॉर्मेशन नहीं करते हैं, सिर्फ और सिर्फ जो इनका काम है वो है स्टोर करने का, ठीक है। तो ये स्टोर करते हैं सारी चीज़ों को, इसलिए इनको नॉन लिविंग में कंसिडर किया गया है एर्गास्टिक बॉडीज में, ठीक है। अब इसके बाद जो और डिवीजन है वो मैं इसको इरेज करके ऊपर लिख रही हूँ। सेल ऑर्गेनल and another one is ergastic bodies, ठीक है। अब सेल ऑर्गेनल को भी मैं 3 पार्ट में डिवाइड करूंगी फॉर इजी लर्निंग, ठीक है। ये जो सेल ऑर्गेनल है, इन सेल ऑर्गेनल्स पे किसी किसी सेल ऑर्गेनल पे 2 मेम्ब्रेन होती है, तो उनको हमने कंसिडर किया है डबल मेम्ब्रेन में, ठीक है। और किसी किसी में सिर्फ एक ही मेम्ब्रेन होती है, तो उनको हमने कंसिडर किया है सिंगल मेम्ब्रेन में, ठीक है। और कुछ ऐसे होते हैं जिनमें कोई मेम्ब्रेन ही नहीं होती, ठीक है। तो है डबल मेम्ब्रेन, सिंगल मेम्ब्रेन एंड नो मेम्ब्रेन, ठीक है। 3 पार्ट में डिवाइड किया है, डबल मेम्ब्रेन, सिंगल मेम्ब्रेन और नो मेम्ब्रेन। तो जो डबल मेम्ब्रेन है उसमें सबसे पहले आएगा माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड्स, ठीक है। ये 2 चीजें ऐसी हैं सेल के अंदर, जो सेल ऑर्गेनल ऐसे हैं जिनके पास 2 मेम्ब्रेन होती है, ठीक है। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट ऑर्गेनल होते हैं सेल के अंदर, इनकी इंपॉर्टेंस क्या है वो मैं आपको आगे बताऊंगी। ये दोनों के पास डबल मेम्ब्रेन होती है। अब हम सिंगल मेम्ब्रेन देखते हैं कौन कौन से हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, गोल्जी बॉडीज, लाइसोसोम, peroxisomes and glyoxysomes। ये सारी चीजें हैं जिनके पास सिर्फ एक ही मेम्ब्रेन रहेगी, ये है सिंगल मेम्ब्रेन, ठीक है। अब जिनके पास कोई मेम्ब्रेन ही नहीं है वो हैं वैक्यूल एंड जिनके पास कोई मेम्ब्रेन नहीं है वो है राइबोसोम, ठीक है, एंड माइक्रोट्यूब्यूल्स। ये 2 चीज़ें हैं जिनके पास कोई भी मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होती है। मैंने जब आपको प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में बताया था तब उसके अंदर एक पॉइंट था कि प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर कोई भी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल प्रेजेंट नहीं होता है, लेकिन सिर्फ एक ऑर्गेनल मैंने आपको उसमें बनवाया था डायग्राम में, वो क्या था, राइबोसोम, जो कि था 70S टाइप का, ठीक है। अब आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हो कि जो राइबोसोम है उसके पास कोई मेम्ब्रेन नहीं है, तो मेम्ब्रेन बाउंड कोई ऑर्गेनल प्रोकैरियोट में होता ही नहीं है, तो सिर्फ और सिर्फ वहाँ पे राइबोसोम प्रेजेंट है। राइबोसोम ही एक ऐसा इकलौता ऑर्गेनल है जो कि प्रोकैरियोट में भी मिलेगा एंड यूकैरियोट्स में भी मिलेगा, ठीक है। अब एर्गास्टिक बॉडीज की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर है वैक्यूल एंड ग्रैन्यूल्स, ठीक है। तो ये है पूरा क्लासिफिकेशन, ये सारी ऑर्गेनल्स हमें इस चैप्टर में डिटेल में पढ़ने हैं, ठीक है। तो हम ऐसे ग्रुप वाइज पढ़ लेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे सिंगल मेम्ब्रेन्स को, फिर उसके बाद हम डबल मेम्ब्रेन को पढ़ेंगे, फिर उसके बाद लास्ट में आएगा नो मेम्ब्रेन एंड आफ्टर दैट एर्गास्टिक बॉडीज, ठीक है। तो इस तरीके से थोड़ा इजी लर्निंग हो जाएगा। तो हमें ये
स्टार्ट करना है। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करूंगी कंपोनेंट ऑफ द सेल, जिसके अंदर आएगा सेल कोट था, ठीक है। तो सेल कोट हमें स्टार्ट करना है आज के लेक्चर में, जिसके अंदर दो चीजें आएंगी, सेल वॉल एंड सेल मेम्ब्रेन। सेल कोट, ठीक है। सेल कोट में मैंने आपको बताया है पहले ही, सेल वॉल जो कि सिर्फ प्लांट्स में और कुछ प्रोटिस्ट में प्रेजेंट रहती है, और दूसरा है सेल मेम्ब्रेन। तो हमें आज के लेक्चर में ये दोनों चीज़ें करनी है। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करूंगी सेल वॉल। ठीक है, अब ये जो सेल वॉल है ये सबसे ज़्यादा हार्ड होती है प्लांट के सेल के अंदर, रिजिड होती है, प्लांट के लिए सपोर्टिव होती है और प्रोटेक्टिव होती है, प्लांट को हर एक मैकेनिकल इंजरी से प्रोटेक्ट करके रखती है। देखो ऐसा क्यों है कि प्लांट के अंदर ही सेल वॉल प्रेजेंट है, एनिमल में सेल वॉल प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। ऐसा इसलिए होता है कि जो एनिमल्स होते हैं वो मूव कर सकते हैं, ठीक है। हम क्या कर रहे हैं, हमारे प्रोटेक्शन में, हमारे डिफेंस मैकेनिज्म में हम एक जगह से दूसरी जगह पर मूव कर सकते हैं, लेकिन प्लांट्स क्या होते हैं, वो एक ही जगह पर रहते हैं, मूव नहीं कर सकते, ठीक है। तो उनके सेल्स को प्रोटेक्शन के लिए कुछ ऐसी हार्ड कवरिंग चाहिए होती है, और वो हार्ड कवरिंग होती है सेल वॉल की, ठीक है। सपोज अगर प्लांट है, फॉरेस्ट में रहते हैं, तो फॉरेस्ट में तो कितने सारे एनिमल्स भी रहते हैं। सपोज कोई एनिमल निकल के गया है और उसने पूरे प्लांट को दबा दिया नीचे, तो वो तो उसके तो सेल हो गए ना खराब, ठीक है। तो उस टाइम पर जो सेल का शेप और जो साइज है वो मेंटेन रहता है। इन मैकेनिकल इंजरीज से कौन बचाता है, सेल वॉल बचाता है। तो सेल वॉल क्या है, बिल्कुल आउटर मोस्ट रिजिड, आउटर मोस्ट rigid, protective and supportive covering of the plant cell, ठीक है। प्लांट सेल के अंदर होती है एंड कुछ प्रोटिस्ट में भी प्रेजेंट रहती है, ठीक है। जो प्रोटिस्ट होते हैं, प्रोटिस्ट मतलब बहुत ही जो लोअर लेवल के ऑर्गेनाइजेशन के जो एनिमल्स होते हैं वो प्रोटिस्ट होते हैं, ठीक है। सबसे पहले क्योंकि इवोल्यूशन में क्या आए थे, प्लांट्स ही आए थे, ऑटोट्रॉफिक, हीटरोट्रॉफिक, इस तरीके से बहुत सारे प्लांट्स और सब आए हैं। तो जो प्लांट्स हैं वो ही इसी के अंदर वो भी हैं, जो स्मॉलर लेवल के जो प्लांट्स हैं वो इसमें आएंगे, और एनिमल्स जो हैं, प्रोटिस्ट जो है कैटेगरी, जो प्रोटिस्ट है वो इसके अंदर आएंगी, जिनके पास सेल वॉल होता है, और प्लांट सेल होता है जिनके पास सेल वॉल होता है, ठीक है। एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि सेल वॉल इज नॉट फाउंड इन एनिमल सेल, ठीक है। अब एनिमल सेल में नहीं मिल रही है, सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल में मिलता है, और उसकी आउटर मोस्ट प्रोटेक्टिव रिजिड कवरिंग होती है एक तरीके से ये, ठीक है। अब सेल वॉल को डिस्कवर किसने किया है, सेल वॉल को डिस्कवर किया है रॉबर्ट हुक ने, ठीक है। रॉबर्ट हुक ने कैसे, मैंने आपको जब फर्स्ट सेल की डिस्कवरी बताई थी उसके अंदर हनीकॉम लाइक स्ट्रक्चर बताया था, ठीक है। इस तरीके से ये हनीकॉम लाइक स्ट्रक्चर था। डेड सेल की डिस्कवरी करी थी रॉबर्ट हुक ने। डेड सेल मतलब अंदर प्रोटोप्लाज्म था ही नहीं, तो सिर्फ क्या देखा था एक्चुअल में, ये बाहर की चीज, और ये बाहर की चीज क्या है, प्लांट सेल के अंदर सेल वॉल, ठीक है। तो सेल वॉल की डिस्कवरी किसने करी है, रॉबर्ट हुक ने करी है, ठीक है। अब ये जो सेल वॉल है प्लांट के अंदर बनी रहती है सेल्यूलोज, हेमी सेल्यूलोज, इन चीजों की ये प्लांट के अंदर सेल वॉल जो है वो बनी रहती है। अब
प्लांट का एक सेल है, नया नया बना है अभी, ठीक है, तो नया नया बना है तो एक ही लेयर की उसके अंदर सेल वॉल होगी। जैसे जैसे प्लांट का सेल मैच्योर होता चला जाएगा उसके ऊपर डिपोजिशन होने लग जाता है और उस डिपोजिशन की वजह से वहाँ पर नई नई लेयर्स यानी कि जो सेल वॉल है वो और ज़्यादा हार्ड होती चली जाती है और अपने अंदर से वाटर मॉलिक्यूल्स या किसी भी मॉलिक्यूल को पास होने नहीं देती है, ठीक है। तो सेल वॉल जो होती है हम उसको दो टाइप में कंसिडर कर सकते हैं। एक होती है प्राइमरी, ठीक है, और दूसरी होती है सेकेंडरी। सेकेंडरी का भी यहाँ पर फर्दर क्लासिफिकेशन है S1, S2 एंड S3, ठीक है। S इज फॉर सेकेंडरी, तो S1, S2 एंड S3, ठीक है। तो दो तरीके की हो गई प्राइमरी एंड सेकेंडरी, ठीक है। जैसे सेल नया नया बना है तो अभी उसके बाद सिर्फ और सिर्फ प्राइमरी सेल वॉल होगी और अभी इसके अंदर से मटेरियल जो है वो अंदर बाहर इजीली हो सकते हैं। जैसे जैसे सेल मैच्योर होगा वहाँ पर और लेयर्स का डिपोजिशन होने लग जाएगा और जो सेल वॉल है वो इम्परमिएबल टू वाटर हो जाती है, ठीक है। इम्परमिएबल टू वाटर क्यों हो जाती है? क्योंकि वहाँ पर सेकेंडरी डिपोजिशन होने लग जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर भी लेयर्स आती हैं पर्टिकुलरली, जो पहले बनेगी दैट इज S1, उसके बाद दूसरी S2 और उसके बाद तीसरी है S3, ठीक है। अब मैं इसको आपको डायग्रामेटिक वे में समझाती हूँ। Suppose this is a plant cell, ठीक है। तो जो सबसे आउटर मोस्ट कवरिंग होगी, ठीक है, ये हो गई प्राइमरी सेल वॉल। ज़्यादा मोटी नहीं होती है, बहुत पतली सी होती है, इसलिए ये जो यंग सेल्स होते हैं जो भी नए नए बने ही होते हैं उनके अंदर प्रेजेंट होती है, ठीक है। अब इसके अंदर जैसे जैसे सेल मैच्योर होगा यहाँ पर सेकेंडरी लेयर बनना स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। तो ये अंदर वाली हो गई। सबसे पहले कौन सी बनेगी? S1 दैट इज सेकेंडरी। उसके अंदर बनेगी, जब और डिपोजिशन होगा सेल के अंदर तब बनेगी S2 और जब और डिपोजिशन होगा बनेगी S3, ठीक है। तो ये तीनों क्या हो गई? सेकेंडरी। ठीक है ना। तो ये हो गया है सेल वॉल। अब जैसे जैसे प्लांट मैच्योर होता चला जाएगा और डिपोजिशन होने लग जाते हैं, लेकिन हमें सिर्फ इतना ही पढ़ना है अभी कि प्राइमरी होती है जो कि आउटर मोस्ट होती है, थोड़ी पतली होती है। जैसे जैसे सेल मैच्योर होता है वहाँ पर और डिपोजिशन होने लग जाता है, तो जो डिपोजिशन होगा वो होगी सेकेंडरी लेयर से बनेगी और सेकेंडरी लेयर के अंदर भी जो सबसे पहले बनेगी वो है S1, उसके बाद जो बनेगी S2 एंड उसके बाद जो बनेगी S3, ठीक है। S इज फॉर सेकेंडरी। तो ये हो गया है पूरा सेल वॉल के बारे में, ठीक है। अब सपोज अगर इतना डिपोजिशन हो गया है तो सेल वॉल तो काफ़ी ज़्यादा थिक हो गई है, तो दो सेल के बीच में कोई कम्युनिकेशन ही नहीं रहेगा। सबसे पहले तो मैं आपको यहाँ पे बताती हूँ कि जो दो सेल हैं, सपोज यहाँ पे दूसरा प्लांट का सेल है, तो ये जो दो सेल हैं इन दोनों सेल के बीच में यहाँ पर एक सीमेंट टाइप का सब्सटेंस रहता है। दो सेल, ठीक है, जैसे ईंट से ईंट जुड़ती है, बीच में अपन सीमेंट जो वर्कर्स हैं वो क्या करते हैं, दो से ईंट लगाते हैं तो उसके बीच में पहले सीमेंट प्लेस करते हैं। तो इसी तरीके से जैसे दो सेल हैं तो दो सेल के बीच में एक सीमेंट होता है, प्लांट सेल में सिर्फ, ठीक है। तो दो सेल के बीच में एक सीमेंट होता है जिसको बोलते हैं मिडल लैमेला, ठीक है, मिडल लैमेला बोलते हैं।
दो सेल के बीच में जो सीमेंट है जिसको बोलते हैं मिडल लैमेला, और ये जो मिडल लैमेला है ये किसका बना हुआ होता है? पैक्टेट ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। ठीक है, तो मिडल लैमेला क्या हो गया है? प्रेजेंट बिटवीन टू एडजेसेंट प्लांट सेल। ठीक है, जो कि किसका बना हुआ होता है? पैक्टेट ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम, उसको कहा जाता है मिडिल लैमेला। ठीक है, सपोज ये सबसे लास्ट का सेल है और इसके बाद यहाँ पर कोई सेल नहीं है, तो फिर ये जो सीमेंट है वो प्रेजेंट नहीं होगा। ठीक है, तो दो सेल के बीच का जो सीमेंट है दैट इज नोन एज मिडिल लैमेला, और ये बना हुआ होता है पैक्टेट ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम का बना रहता है। ठीक है, अब अगर ऐसा हो गया है, बिल्कुल ही पैक हो गया है, तो फिर जो सेल के बीच में कम्युनिकेशन कैसे रहेगा? एक दूसरे से सेल बात कैसे करेंगे? अपने मटेरियल्स कैसे शेयर करेंगे? तो इनके बीच में यहाँ पर एक गेट होता है। ठीक है, इस गेट से साइटोप्लाज्म का पूरा कनेक्शन रहता है। ठीक है, अगर कोई मॉलिक्यूल इधर जाना है दूसरे वाले सेल में तो यहाँ चला जाएगा, और अगर कोई दूसरा मॉलिक्यूल को उधर जाना है तो वो यहाँ से चला जाएगा। ठीक है, तो ये जो कनेक्शन है, इस कनेक्शन को कहते हैं प्लाज्मोडेस्माटा। ठीक है, प्लाज्मोडेस्माटा कहा जाता है इसको। ठीक है, तो ये क्या है? एक साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन है बिटवीन द टू एडजेसेंट सेल। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, प्लाज्मोडेस्माटा इज अ साइटोप्लाज्मिक connection between two cell which act as a intercellular जंक्शन। ठीक है, तो ये होता है इंटरसेल्यूलर जंक्शन, जो कि किस काम में आती है? इसका फंक्शन क्या है? टू एक्सचेंज अ मटेरियल बिटवीन द टू एडजेसेंट सेल। ठीक है, तो ये हो गया है सेल वॉल। अब जो सेल वॉल है वो प्लांट्स और एल्गे और इन सब में अलग अलग चीज़ों की बनी हुई होती है। मैं आपको एक बार बता देती हूँ किस चीज़ की बनी होती है किसमें। फंगस, फंजाई में एक मटेरियल होता है काइटिन, उसकी बनी हुई रहती है। बैक्टीरिया पेप्टिडो ग्लाइकन्स। प्लांट्स में आपको पता ही है सेल्यूलोज और हेमीसेल्यूलोज की बनी हुई रहती है। एल्गे में आता है यहाँ पर सेल्यूलोज, मेनेंस, गैलेक्टोज। ठीक है, सो इन सारी चीज़ों की एल्गे के अंदर रहती है सेल्यूलोज, मेनेंस एंड गैलेक्टोज की। बैक्टीरिया के अंदर होती है पेप्टिडोग्लाइकन्स की। फंगस के अंदर होती है काइटिन की। प्लांट्स के अंदर मैंने आपको बता ही दिया है सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज और एनिमल्स के अंदर नो सेल वॉल। क्लियर? तो ये है सेल वॉल।
सेल वॉल के फंक्शंस क्या होंगे? मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करेगा, डेफिनेट शेप प्रोवाइड करेगा, ठीक है। तो ये है सेल वॉल के फंक्शंस। Provide protection against mechanical injury, ठीक है। कोई भी मैकेनिकल इंजरी होगी उसके अगेंस्ट प्रोटेक्ट करेगा। मैकेनिकल इंजरी क्या होती है मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया है। सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन है प्रोवाइड शेप टू प्लांट सेल, ठीक है। प्लांट सेल को एक डेफिनेट शेप प्रोवाइड करेगा, ठीक है। तो ये दो फंक्शंस हैं सेल वॉल के जो कि सेल को प्रोटेक्ट करके रखता है, ठीक है। जब हम आगे वाले लेक्चर्स में पढ़ेंगे कि हाइपरटोनिक हाइपोटोनिक सॉल्यूशंस वगैरह के बारे में, तो उसमें मैं आपको एक और अच्छे से समझा दूंगी कि सेल वॉल क्या है, वो किस तरीके से प्लांट की सेल की शेप को मेंटेन करके रखता है। सबसे इंपॉर्टेंट इसका फंक्शन यही है कि ये डेफिनेट शेप प्रोवाइड करता है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है अगेंस्ट मैकेनिकल इंजरी, ठीक है। तो ये हो गया है सेल वॉल। अब हमें स्टार्ट करना है सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन को प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं, ठीक है। प्लाज्मा लेमा भी कहते हैं, ठीक है। तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन और प्लाज्मा लेमा कि कहीं कहीं पर क्या होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन लिखा रहता है और कहीं कहीं पर वह सेल मेम्ब्रेन लिखा रहता है। तो कंफ्यूज नहीं होना है क्योंकि ये सब तीनों जो हैं वो एक ही चीज है, ठीक है। अब ये क्या है, आउटर मोस्ट बाउंड्री होती है, ठीक है। तो सेल के अंदर जितने भी आउटर मोस्ट बाउंड्री है, सपोज अभी मैंने आपको बताया था कि ये साइटोप्लाज्म है, अंदर ये साइटोप्लाज्म है और इसकी आउटर मोस्ट कवरिंग है जो है सेल मेम्ब्रेन, जो कि सेल को आउटर एनवायरनमेंट से सेपरेट कर रही है। ठीक है, आउटर एनवायरनमेंट से सेपरेट कर रही है। अब ये जो टर्म प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, टर्म प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो दिया है किसने, नागेली, ठीक है। अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर क्या है कि बहुत सारे साइंटिस्ट आए और सबने अपने अपने मॉडल्स दिए हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के, ठीक है। लेकिन सबसे एक्सेप्टेड मॉडल जो कि हम आज भी जिसको फॉलो करते हैं, जिसको पढ़ाई करते हैं, वो है फ्लूइड मोज़ैक मॉडल, ठीक है। और ये जो सबसे एक्सेप्टेड मोस्ट एक्सेप्टेड मॉडल जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का दिया है वो दिया है सिंगर एंड निकोलसन ने। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हर बार पूछा भी जाता है कि जो सबसे कॉमन एक्सेप्टेड मॉडल है वो है, उसका नाम क्या है, उसका नाम है फ्लूइड मोज़ैक मॉडल। और ये किसने दिया है, ये दिया है सिंगर एंड निकोलसन ने, ठीक है।
given by Singer and Nicholson। ठीक है, ये दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये मॉडल दिया है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, जो कि हम अभी पढ़ने वाले हैं, जो कि मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी ये मॉडल। ठीक है, और किसने दिया है? सिंगर एंड निकोलसन ने दिया है। अब यहाँ पर एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, सेल मेम्ब्रेन का नेचर क्या होता है। सेल मेम्ब्रेन जो है इज सेमी परमिएबल या सिलेक्टिवली परमिएबल, या आप कह सकते हो डिफरेंशियली परमिएबल। इसका मतलब ये है, वैसे ये सारी जो टर्म मैंने यहाँ पे लिखी हैं, सेमी परमिएबल, सेलेक्टिवली परमिएबल और डिफरेंशियली परमिएबल, सब एक ही होती हैं। इनका काम क्या है? सेलेक्टिवली, देखो सेलेक्टिवली मतलब क्या है कि कुछ सेलेक्टेड मटेरियल को अपने अंदर आने देती है, अपने अंदर मतलब अपनी बाउंड्री को क्रॉस करके सेल के अंदर आने देती है। ठीक है, सेमी वे भी यही है कि कोई आधी चीज़ ही अंदर आ रही होगी। डिफरेंशियली मतलब सिर्फ डिफरेंट चीज़ होगी। तो मतलब तीनों चीज़ें, जो तीनों टर्म हैं वो सेम ही है। इनका मतलब ये है कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो कुछ ही सेलेक्टेड चीज़ों को सेल के अंदर आने देती है। ऐसा नहीं है कि कोई सा भी मॉलिक्यूल अगर बाहर है तो वो फटाफट से सेल के अंदर आ जाएगा, नहीं। ठीक है, कुछ सेलेक्टेड चीज़ें होती हैं जिन्हीं को ही ये अपने अंदर से पास होने देती है। ठीक है, और ये जो मटेरियल जो सेल के अंदर से पास हो रहे हैं, इसी के बेसिस पे ये मॉडल बनाया गया था, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, जिसने ये एक्सप्लेन किया है कि हाँ, जो कॉमन चीज़ें जो सेल के अंदर जाती हैं वो जा रही हैं, कैसे जा रही हैं, वो ये एक्सप्लेन कर पाया था। बाकी जो इससे पहले के मॉडल हैं वो सिर्फ आधी चीज़ें ही फॉलो कर पा रहे थे, कहीं ना कहीं अटक रहे थे। लेकिन जो सबसे एक्सेप्टेड मॉडल है वो है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, और ये दिया गया है बाय सिंगर एंड निकोलसन। अब इसी को ही हम अभी डिटेल में पढ़ेंगे कि फ्लूइड मोज़ेक मॉडल क्या है। ठीक है, सबसे पहले देखो फ्लूइड से समझ रहे हो आप क्या होता है? एक लिक्विड टाइप का एक स्ट्रक्चर होता है, दैट इज फ्लूइड। ठीक है, मोज़ेक मतलब जो टाइल पैटर्न्स होता है। ठीक है, जो घर में जो फ्लोरिंग होती है उसमें टाइल्स लगती हैं। ठीक है, टाइल्स कैसी होती हैं? एक के बाद छोटे छोटे टुकड़े जुड़ के जो पैटर्न बनता है उसको बोलते हैं मोज़ेक। ठीक है, इसकी पेंटिंग्स भी मिलती हैं, मोज़ेक पेंटिंग्स करके। ठीक है, जो टाइल्स का पैटर्न देख सकते हो, जैसे टाइल्स जमी हुई होती हैं वैसे उसको बोलते हैं मोज़ेक। ठीक है, तो उसको कहा गया है फ्लूइड मोज़ेक। तो इसी मॉडल के अंदर कोई मोज़ेक पैटर्न में अरेंजमेंट है, इसीलिए इसको फ्लूइड मोज़ेक मॉडल कहा गया है। ठीक है, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। ठीक है, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, एक सबसे इंपॉर्टेंट एक और चीज़ क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन किस चीज़ की बनी हुई रहती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन बढ़ती है कार्बोहाइड्रेट, फैट्स एंड प्रोटीन्स। ये तीन चीज़ें हैं जिनकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनी हुई रहती है। फैट्स को आप लिपिड्स भी बोलते हो। ठीक है, तो ये तीन चीज़ें हैं जिनसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनती है, फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीन्स। ठीक है, अब इस फ्लूइड मोज़ेक मॉडल के अंदर क्या होता है? लिपिड के मॉलिक्यूल्स होते हैं। ठीक है, लिपिड के मॉलिक्यूल दो लेयर में अरेंज्ड रहते हैं, ऊपर नीचे, इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से लिपिड के मॉलिक्यूल्स जो हैं अरेंज रहते हैं, यानी कि इस तरीके से। ठीक है, ये दो मॉलिक्यूल है, एक लिपिड का मॉलिक्यूल ये है, एक लिपिड का मॉलिक्यूल ये है।
ठीक है। ये फॉस्फेरिक ग्रुप रहता है यहाँ पर, जिसका हेड है, और ये यहाँ पर दो नीचे टेल रहती हैं जिनको बोलते हैं फैटी एसिड की ये टेल रहती है, दो टेल्स रहती हैं। ठीक है, ये टेल्स इस तरीके से अरेंज रहती हैं कि दोनों के हेड तो बाहर की साइड रहेंगे और जो टेल है वो अंदर की साइड रहेगी। ठीक है, अब ये जो टेल है ये अंदर की साइड रहती है, इसका मतलब क्या है, ऐसे बहुत सारे यहाँ पे अरेंज्ड है, मैं अभी प्रॉपर स्ट्रक्चर आपको बताऊंगी। पहले आप ये जो मॉलिक्यूल है इनके बारे में अपन जान लेते हैं। ये जो हेड है इसका, ये बना हुआ होता है हाइड्रोफिलिक। ठीक है, हाइड्रो मीन्स वाटर, फिलिक मतलब जो कि डरता नहीं है, मतलब उसको वाटर से क्या होता है, कोई डर नहीं होता है, वाटर फ्रेंडली है। ये जो हेड पार्ट है इसका वो वाटर फ्रेंडली है। और ये जो टेल पार्ट है, ये होता है हाइड्रोफोबिक, यानी कि इस चीज को, इन टेल्स को वाटर से डर लगता है, इसीलिए इनको प्रोटेक्ट करने के लिए दोनों को अंदर रखा गया है और जो हेड है उनको बाहर रखा गया है। ठीक है, तो यहाँ पर जो फ्लूइड मोज़ैक मॉडल है वो एक्सप्लेन करता है कि यहाँ पर जो जो लिपिड है वो अरेंज्ड रहते हैं और उनके बीच में जो प्रोटीन मॉलिक्यूल हैं वो एम्बेडेड रहते हैं। ठीक है, तो इनका जो स्ट्रक्चर है वो इस तरीके से है। मैंने अभी आपको बताया कि दोनों जो टेल्स रहती हैं दोनों बीच में रहती हैं, दोनों हाइड्रोफोबिक होती हैं। ठीक है, तो जो डर लग रहा है जिनको, उनको अंदर छुपा के रखा हुआ है। तो जो फिलिक है वो अंदर है, जो फोबिक हैं उनको अंदर रखा गया है और जो फिलिक हैं उनको दोनों को बाहर रखा गया है। ठीक है, तो इस तरीके से ये अरेंज रहता है। मैं आपको उसका पूरा स्ट्रक्चर ड्रॉ करके बताती हूँ। ये है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर, फ्लूइड मोज़ैक मॉडल। ठीक है, अगर आप इसको ऊपर से देखोगे तो ये बिल्कुल आपको कैसा लगेगा, बिल्कुल एक आइसबर्ग है, किसमें, सी ऑफ लिपिड में। ठीक है, आप पूरा अगर सी देखते हो तो जो पूरा समुद्र है वो समुद्र बना हुआ है किसका, लिपिड का बना हुआ है, और उसमें प्रोटीन के आइसबर्ग हैं। ठीक है, इसको आप और सिंप्लीफाई करके देखना चाहो तो आपने गुलाब जामुन होते हैं, तो गुलाब जामुन क्या होते हैं, पूरे चाशनी में होते हैं। तो जो चाशनी है कैसी होती है, सेमी सॉलिड की होती है, और आप उसको कर सकते हो कंसिडर लिपिड। ठीक है, और उसके अंदर जो गुलाब जामुन है, जैसे कि अगर हम गुलाब जामुन के डब्बे को ऊपर से देखते हैं तो उसके अंदर क्या होता है, पूरे चाशनी में सिर्फ गुलाब जामुन का ऊपर का हेड हमें दिखाई देता है। ठीक है, तो वैसे ही ये जो प्रोटीन है वो है गुलाब जामुन, और जो लिपिड्स हैं वो हैं उसकी चाशनी। ठीक है, तो उस पूरी चाशनी में जो जैसे गुलाब जामुन रहते हैं वैसे ही इस लिपिड के अंदर ये प्रोटीन्स रहते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया है फॉस्फोलिपिड बाइलेयर। ठीक है, दो लेयर्स हैं, ये हाइड्रोफिलिक है, फोबिक है, बीच वाला पार्ट।
ठीक है, अब यहाँ पर दो तरीके के प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं। प्रोटीन्स जो है यहाँ दो तरीके के हैं। नंबर 1 इज इंट्रिंसिक और जो दूसरा है दैट इज एक्सट्रिंसिक। ठीक है, जो इंट्रिंसिक है वो भी यहाँ पर दो तरीके के हैं, वो है फुली एम्बेडेड और दूसरा है पार्शियली एम्बेडेड। अब सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक क्या होते हैं। जो पूरा आर पार है या आधा ही इस मेम्ब्रेन के अंदर धसा हुआ है, पूरा एम्बेडेड है, तो ये जो दोनों टाइप के प्रोटीन हैं जो अंदर में पूरे घुसे हुए हैं, ये हैं इंट्रिंसिक। ठीक है, और जो बाहर की साइड है, ये जो मैंने मॉलिक्यूल यहाँ पे बनाए हैं, ये क्या है, इजीली डिटैच हो सकते हैं इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन की सरफेस पे से। तो इनको जो बाहर की साइड है इनको बोलेंगे एक्सट्रिंसिक प्रोटीन। तो ये वाला जो प्रोटीन है दैट इज एक्सट्रिंसिक प्रोटीन। ये है एक्सट्रिंसिक। समझ आया? जो पूरा या तो फुली एम्बेडेड है, इंट्रिंसिक प्रोटीन दो टाइप के बताया मैंने आपको, फुली एम्बेडेड और पार्शियली एम्बेडेड। तो ये इंट्रिंसिक प्रोटीन है, ये फुली एम्बेडेड है, ये पार्शियली एम्बेडेड है। ठीक है, तो दो तरीके के हो गए, फुली एम्बेडेड इंट्रिंसिक प्रोटीन एंड पार्शियली एम्बेडेड इंट्रिंसिक प्रोटीन। जो बाहर की साइड है, जो इजीली डिटैच्ड हो सकते हैं, वो होते हैं एक्सट्रिंसिक प्रोटीन। ठीक है, तो ये तो हो गई लिपिड की बात, प्रोटीन की भी बात हो गई। अब बचा क्या, कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट के साथ साथ यहाँ पर एक और चीज है जो मैंने ग्रीन मार्कर से बनाया है, ये है कोलेस्ट्रॉल। ये कोलेस्ट्रॉल मॉलिक्यूल भी यहाँ पर प्रेजेंट रहता है, जो कि इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन को रिजिडिटी प्रोवाइड करता है, बिल्कुल हार्ड जो स्ट्रक्चर होता है वो प्रोवाइड करता है। ठीक है, कोलेस्ट्रॉल मॉलिक्यूल क्या है, थोड़ा सा हार्ड होता है इन केमिकल स्ट्रक्चर। तो ये जो फ्लूइड नेचर में है ये। ठीक है, फ्लूइड मोज़ैक इसलिए कहा गया है क्योंकि ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ये एक और कैरेक्टरिस्टिक शो करती है, दैट इज क्वासी फ्लूइड। क्वासी फ्लूइड, ये क्वासी फ्लूइड नेचर इसका ये है कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो एज अ सॉलिड भी काम करती है और लिक्विड भी काम करती है। ठीक है, सॉलिड कैसे, देखो अगर अंदर कोई चीज है, पूरा सारा अंदर सेल का प्रोटोप्लाज्म में प्रेजेंट है, उसकी बाहर की चीज को कवर कर रखा है किसने, प्लाज्मा मेम्ब्रेन ने, तो एज अ सॉलिड की तरह काम हो गई है। उसके बाद अगर कोई मॉलिक्यूल यहाँ से पास होगा, जो वाटर फैट मॉलिक्यूल है, फैट मॉलिक्यूल पूरा यहाँ से पूरा पास हो जाएगा, लेकिन वाटर मॉलिक्यूल का क्या होगा, सपोज ये वाटर मॉलिक्यूल है, ये तो था हाइड्रोफिलिक, तो यहाँ तक तो वाटर आ जाएगा, लेकिन ये जो चेन है यहाँ पर, ये जो रीजन है ये फोबिक है, तो यहाँ से वाटर पास नहीं होगा, यहाँ से वाटर को ये एंट्री नहीं देंगे, क्योंकि ये तो क्या करते हैं, वाटर को रिपेल करेंगे, क्योंकि ये तो वाटर के फोबिक हैं, इसीलिए यहाँ से वाटर नहीं आएगा। लेकिन जो प्रोटीन मॉलिक्यूल है, इस मेम्ब्रेन की, इस मॉडल की यही खासियत है कि ये एक्सप्लेन कर पाया है कि सेल के अंदर वाटर कैसे जा रहा है। तो वाटर कैसे जाएगा, इन प्रोटीन्स के थ्रू। ठीक है, इन प्रोटीन्स के थ्रू वाटर जाएगा। इसका मतलब कि इसके अंदर से अगर मॉलिक्यूल पास हो रहा है, वाटर तो इनके अंदर से जाएगा, जो भी लार्ज मॉलिक्यूल है वो यहाँ से जाएंगे, और जो दूसरे मॉलिक्यूल्स है वो यहाँ से भी जा सकते हैं। ठीक है, यानी कि अगर अपने अंदर से मॉलिक्यूल को ये पास होने दे रहा है, तो इसका मतलब क्या है, मॉलिक्यूल्स मूव हो रहे हैं, और ये जो मूव करने की क्वालिटी लिक्विड में होती है। ठीक है, तो ये एक तरीके से लिक्विड की तरह भी काम करता है और सॉलिड की तरह भी काम कर रहा है। तो ये हो गया क्वासी फ्लूइड नेचर इसका। ठीक है, अब उसके बाद क्या है, तो ये जो प्रोटीन ने, मैं यहाँ पे फंक्शंस लिख देती हूँ उसके, लिपिड ने क्या दिया, लिपिड ने इसको दी है फ्लूइडिटी। ठीक है, ये हो गया। दूसरा प्रोटीन, मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है प्रोटीन क्या कर रहा है। प्रोटीन ने क्या किया है,
मॉलिक्यूल को ट्रांसफर कर रहा है। अब ये ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है ये नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे कि यहाँ से मॉलिक्यूल को ये ट्रांसपोर्ट होने में हेल्प करता है। ठीक है, तो प्रोटीन का फंक्शन क्या है? हम एज अ होल यहाँ पे मॉलिक्यूल्स लिख रहे हैं। ठीक है, अब उसके बाद मैंने आपको अभी रिसेंटली बताया है कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल इसको रिजिडिटी प्रोवाइड करता है। रिजिडिटी मतलब थोड़ा बहुत हार्ड स्ट्रक्चर, जैसे कि सपोज आप एक एग्जांपल मानो, जो बुलेटिन बोर्ड होता है उस पर अपन पिन लगाते हैं, ठीक है, ताकि कोई चीज़ स्टेबल हो जाए, हार्ड हो जाए, वहाँ पर ही रुक जाए। तो इसी तरीके से ये पिन की तरह कोलेस्ट्रॉल मॉलिक्यूल इस लिपिड की लेयर में एम्बेडेड रहते हैं। ठीक है, जो कि क्या प्रोवाइड करते हैं? रिजिडिटी प्रोवाइड करते हैं। अब बात है यहाँ पर लास्ट जो मॉलिक्यूल है वो है कार्बोहाइड्रेट। कोलेस्ट्रॉल मॉलिक्यूल का इतना ज़्यादा यहाँ पर कंट्रीब्यूशन नहीं है, इसलिए मैंने आपको स्टार्टिंग में जो 3 चीज़ें बताई थी मेनली वो यही थी कि लिपिड, प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट, क्योंकि क्वेश्चंस में वैसे ये तीनों पूछे जाते हैं और अगर आपको कोलेस्ट्रॉल भी मेंशन है तो आप ले सकते हो। ठीक है, तो ये तीनों चीज़ें तो रहेंगी। अब कार्बोहाइड्रेट कहाँ है इसके अंदर? कार्बोहाइड्रेट है ये जो मैंने ब्लू से बनाया है चेन्स, दीज आर कार्बोहाइड्रेट चेन। ठीक है, अब ये जो कार्बोहाइड्रेट, कुछ देखो मैंने मॉलिक्यूल जो है वो प्रोटीन के हेड पे से निकले हैं और कुछ जो है वो इस लिपिड के हेड पे से निकले हैं। तो जो प्रोटीन के ऊपर से निकले हैं उनको कहा जाएगा ग्लाइकोप्रोटीन्स एंड जो लिपिड के हेड से निकले हैं उनको कहा जाएगा ग्लाइकोलिपिड्स। और इन दोनों को कलेक्टिवली मैं कहूंगी यहां पर ओलिगोसैकेराइड्स। ठीक है, जो कार्बोहाइड्रेट चेन प्रोटीन के ऊपर से निकल रही है उसको बोलेंगे ग्लाइकोप्रोटीन, जो कार्बोहाइड्रेट चेन लिपिड के हेड पर से निकल रही है उसको बोलेंगे ग्लाइकोलिपिड। और इन दोनों को कलेक्टिवली कहा जाता है ओलिगोसैकेराइड, जो कि क्या है? कार्बोहाइड्रेट है। इसका क्या फंक्शन है? इसका फंक्शन है सेल टू सेल रिकॉग्नाइजेशन। ठीक है, अब ये सेल टू सेल रिकॉग्नाइजेशन में क्या मतलब कि सेल को कैसे पता चलता है कि मुझे इसी सेल के पास जाके बाइंड होना है, ये सब पता चलता है यहाँ से, इन चेन से। ठीक है, जैसे ही स्पर्म है उसको कैसे पता चलता है कि यही ओवम है, तो वो वहाँ पर जब पहुँचता है तो सेल टू सेल रिकॉग्नाइजेशन का काम, यानी कि एक सेल जिस चीज़ से, जिस आइडेंटिटी से दूसरे सेल को पहचानता है वो है ये चेन्स। ठीक है, इसका एग्जाम्पल एक तो है जैसे कि स्पर्म रिकॉग्नाइज करता है ओवम को, तो वो है एक इसका एग्जाम्पल। दूसरा एग्जाम्पल है इसका जो एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन, जो ब्लड ग्रुपिंग की जो रिएक्शन अपनी बॉडी में, या सपोज गलत ब्लड चढ़ाने से अगर किसी को हो जाती है तो वो कैसे होती है? कैसे ए की ब्लड जो है, ए ब्लड ग्रुप कैसे ए ही को ही रिकॉग्नाइज करेगा, बी को नहीं कर रहा है। ठीक है, तो वो क्या है? सेल टू सेल रिकॉग्नाइजेशन। कुछ ना कुछ तो आइडेंटिटी होती ही है ना सेल के अंदर, सबके पास होती है, वैसे ही सेल के पास है। वैसे ही ये जो ओलिगोसैकेराइड है ये क्या काम करता है? कार्बोहाइड्रेट का काम क्या है? सेल टू सेल रिकॉग्नाइजेशन। ठीक है, तो ये हो गया है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर। 2 लिपिड के मॉलिक्यूल हैं जो कि इस तरीके से अरेंज रहते हैं, जिसके अंदर फैटी एसिड, हाइड्रोफोबिक टेल्स अंदर होती हैं। हेड जो है वो हाइड्रोफिलिक होते हैं, जो कि बाहर के साइड होते हैं। ठीक है, फॉस्फोलिपिड इनको इसलिए कहा गया क्योंकि ये जो हेड है ये फॉस्फेट का होता है, ग्लाइसरोल फॉस्फेट, और ये जो टेल्स हैं ये फैटी एसिड की बनी हुई हैं, इसलिए इसको फॉस्फोलिपिड बाय लेयर का है, क्योंकि 2 लेयर में ये अरेंज्ड है। ठीक है, ये दोनों लेयर्स ऐसे अरेंज रहती है, इनके बीच में एक हल्का सा माइन्यूट फोर्स होता है, कोवेलेंट बॉन्ड का जो फोर्स होता है वो फोर्स होता है इनके अंदर। ठीक है, ये तो हो गए लिपिड की बात। और लिपिड क्या प्रोवाइड कर रहा है? फ्लूइडिटी प्रोवाइड कर रहा है। उसके बाद है प्रोटीन्स। प्रोटीन्स जो है वो 2 तरीके के होते हैं, इंट्रिंसिक प्रोटीन एंड एक्सट्रिंसिक प्रोटीन। ये जो इंट्रिंसिक प्रोटीन है, इन इंट्रिंसिक प्रोटीन का दूसरा नाम यहाँ पे टनल प्रोटीन्स भी होता है। ठीक है, ये टनल प्रोटीन्स क्या करते हैं?
ये आगे मैं आपको बताऊंगी जब ट्रांसपोर्टेशन पढ़ेंगे अपन इसके अंदर, ठीक है। इनको टनल प्रोटीन्स भी बोलते हैं, आप ये ध्यान रखो। अब ये जो प्रोटीन क्या कर रहे हैं, मॉलिक्यूल्स का ट्रांसपोर्टेशन कर रहे हैं, तो ये हो गया है प्रोटीन का फंक्शन। तीसरी चीज जो यहाँ पर है वो है कोलेस्ट्रॉल। और कोलेस्ट्रॉल क्या है, यहाँ पर जैसे पेन होता है वैसे एम्बेडेड है इस सेल के अंदर, जो कि इसको क्या प्रोवाइड कर रहा है, स्टेबिलिटी या रिजिडिटी प्रोवाइड कर रहा है। उसके बाद है लास्ट जो है कार्बोहाइड्रेट, वो क्या कर रहा है, ये चेन्स होती हैं, दो तरीके की चेन्स हैं। जो चेन यहाँ से प्रोटीन के हेड से निकल रही है वो है ग्लाइकोप्रोटीन, ठीक है। ग्लाइको इसलिए लगाया क्योंकि कार्बोहाइड्रेट की बात कर रहे हैं, ठीक है। और जो यहाँ से लिपिड के हेड पे से निकल रही है वो है ग्लाइकोलिपिड। और ये जो ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड है, कलेक्टिवली दोनों को मिलाकर इनको कहा जाता है ओलिगोसैकेराइड। और इनका काम क्या है, सेल टू सेल रिकॉग्नाइजेशन का, ठीक है। सेल टू सेल रिकॉग्नाइजेशन का सबसे एक एग्जांपल है ओवम एंड स्पर्म, दूसरा है एंटीजन एंड एंटीबॉडी, ठीक है। तो ये था आज का लेक्चर जिसके अंदर सेल वॉल एंड सेल मेम्ब्रेन हमने पढ़ाई करा है। अब जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसके अंदर मैं आपको बताऊंगी कि यहाँ पर जो ट्रांसपोर्टेशन है सेल के अंदर वो किस तरीके से होता है, कैसे होता है, ठीक है। थैंक यू।